स्टूडेंट, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जो टॉपिक है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, जो प्रोटोजोआ है और उस प्रोटोजोआ से जो रोग उत्पन्न होते हैं या जो संरचना है उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। आज का अपना जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। क्या नाम है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। हिस्टोलाइटिका इस प्रोटोजोआ है, इसका अपन को क्या करना है? अध्ययन करना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इसका वर्गीकरण करेंगे और वर्गीकरण के अंतर्गत आपका जैसे आप वर्गीकरण करते हैं तो इसका जो संघ है उस संघ का नाम क्या है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ है। और इसका जो उपसंघ है उस उपसंघ का नाम है सार्कोमेस्टिगोफोरा। क्या है? गोफोरा। गोफोरा यानी इसका जो संघ है उस संघ का नाम प्रोटोजोआ है, उपसंघ में उसका नाम सार्कोमेस्टिगोफोरा है। और जैसे ही हम अगर उसकी क्लास की बात करते हैं यानी कि वर्ग, तो इसका वर्ग है राइजोपोडिया। राइजोपोडिया इसके उपसंघ का नाम है राइजोपोडिया। ये इसका मतलब वर्ग है, उसका नाम है राइजोपोडिया। ऑर्डर का अगर हम बात करते हैं तो ऑर्डर है इसका अमीबा यानी कि गण है इसका अमीबा। और वंश की अगर हम बात करते हैं तो वो है एंट अमीबा। और अगर हम जाति की बात करते हैं तो इसकी जो जाति है उस जाति का नाम है हिस्टोलाइटिका। जैसे अगर हम इसके जाति की बात करते हैं तो वो है हिस्टोलाइटिका। तो इस प्रकार से क्या है? इसका वर्गीकरण है अमीबिडिया। ये इसका ऑर्डर है। एंट अमीबा इसका क्या है? वंश है। और जो इसकी जाति है उस जाति का नाम है हिस्टोलाइटिका यानी कि स्पीशीज। तो ये तो इसका क्या हुआ? वर्गीकरण। संघ प्रोटोजोआ, उपसंघ सार्कोमेस्टिगोफोरा, वर्ग राइजोपोडिया, गण है अमीबिडिया, वंश एंट अमीबा और जाति है हिस्टोलाइटिका। अब हम जैसे आगे इसके चलते हैं इसके एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के, तो आगे हम जैसे पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसका हम ले लेते हैं वितरण। फर्स्ट इसका जो पॉइंट है वो क्या है? वितरण। वितरण से मेरा तात्पर्य है कि जो एंट अमीबा है, एंट अमीबा, ये एंट अमीबा विश्वव्यापी है। कैसा है ये? विश्वव्यापी है। जो एंट अमीबा है ये एंट अमीबा क्या है? विश्वव्यापी है यानी कि संसार में ये हर जगह मतलब पाया जाने वाला एक परजीवी है। और ये एक परपोषी है। क्या है? एकल परपोषी है। एक परपोषी है जो एक ही परजीवी के अंतर्गत अपना जीवन यापन करता है। और ये कैसा है? अंतःपरजीवी। अब हम इसके आवास और स्वभाव की हम जैसे ही बात करेंगे, आवास व स्वभाव, हैबिटेट की हम जैसे ही बात करते हैं तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के बारे में कुछ वैज्ञानिक है, उन्होंने इनके बारे में बताया और कौन कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या क्या बताया। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो
ल्यूवेनहॉक जो वैज्ञानिक है, क्या ल्यूवेनहॉक जो वैज्ञानिक है उसने सबसे पहले क्या किया था, इसको देखा था। सबसे पहले देखा किसको, अमीबा। ल्यूवेन है जो वैज्ञानिक है, इन्होंने अमीबा को सबसे पहले देखा था। और जो वैज्ञानिक है रोजेल बॉर्न, वैज्ञानिक का नाम क्या है, रोजेल बॉर्न। इस वैज्ञानिक ने इसको सबसे पहले अमीबा को खोजा। रोजेल बॉर्न ने सबसे पहले इसको क्या किया, खोजा था, किसको, अमीबा को। और इस अमीबा को खोज के प्रोटियस नाम दिया था। क्या नाम दिया था, प्रोटियस नाम दिया था रोजेल बॉर्न वैज्ञानिक। जैसे हम आगे की ओर चलते हैं तो सेंट विंसेंट वैज्ञानिक, क्या नाम है, सेंट विंसेंट, इस वैज्ञानिक ने इसको अमीबा नाम दिया। अमीबा नाम देने वाले जो वैज्ञानिक है उसका नाम क्या है, सेंट विंसेंट नाम है। वैज्ञानिक फिशरफील्ड ने, वैज्ञानिक HI फिशरफील्ड, इस वैज्ञानिक ने क्या किया था, सर्वप्रथम यानी कि अमीबा है, इस अमीबा का विस्तार से क्या किया था, अध्ययन किया था। और जो वैज्ञानिक हार्टमैन है, हार्टमैन, इस वैज्ञानिक ने अमीबा है, इस अमीबा का अमरता का उदाहरण दिया था। अमीबा क्या है, अमर है। इस बारे में पता करने वाला जो वैज्ञानिक है उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, हार्टमैन वैज्ञानिक है। आगे हम जैसे रोजेनहॉफ वैज्ञानिक का नाम आता है, रोजेनहॉफ, उस रोजेनहॉफ ने अमीबा की अमीबीय गति को बताया था। अमीबीय जो मूवमेंट होता है उसके बारे में इन्होंने बताया। साथ ही अगर हम बात करते हैं तो अब यहाँ से जो आवास एवं सहवाग की बात करते हैं तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटी का एक क्या है, एकल परपोषी है और अंतः परजीवी है। और जो मानव है उस मानव की कौन सी जो बड़ी आंत्र है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके कौन से भाग, कोलोन भाग के अंतर्गत ये अंतर परजीवी के रूप में पाया जाता है। और ये अपना जो संपूर्ण जीवन काल होता है उस संपूर्ण जीवन काल को केवल एक ही परपोषी में, एक ही जो परपोषी है उसमें क्या करता है, कंप्लीट करता है। एक ही परपोषी है उसके अंतर्गत ही ये कंप्लीट करता है। और इसका जो संक्रमण होता है वो संदूषित भोजन, संक्रमण जल से इसका क्या होता है, संक्रमण होता है। तो यह हमने क्या पढ़ा, इसका एक वितरण, एक इसका आवास एवं सहभाव पढ़ा था। अब इसके अंतर्गत हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर इसकी एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के द्वारा, क्या, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, हिस्टोलाइटिका से जनित रोगों को अमीबियासिस कहते हैं। अमीबियासिस कहते हैं। क्या कहते हैं, अमीबियासिस कहते हैं। अब हम जैसे अगर आगे की ओर बढ़ते हैं तो अब इसके बाद में आती है इसकी जाति। क्या आती है, जातियां, स्पीसीज। हम जातियों की जैसे ही बात करते हैं तो एक जो जाति है उसका नाम है एंट अमीबा हार्टमैन। एक जाति तो ये, एक जाति इसकी क्या है, दूसरी नंबर की जो जाति है एंट अमीबा कोलाई।
क्या है इसकी दूसरी जाति? कोलाई। तीसरी हम अगर जैसे जाति की बात करते हैं तो एंट अमीबा जिंजेबेलिस, GINGIBALIS, जिंजेबेलिस। और चौथी अगर हम बात करते हैं एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, हिस्टोलाइटिका। ये इसकी क्या है भाई? जातियां हैं। अब इन जातियों का अपन क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे और अपने जो अध्ययन लाएंगे वो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। तो अपन ने वितरण, आवास, स्वभाव और क्या पढ़ी इसकी जातियां, हर्टमेनी, इकोलाई, जिंजेबेलिस और हिस्टोलाइटिका। तो इसके अलावा भी और जातियां हैं एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की पाई जाती है। अब हमारा नेक्स्ट जो चरण आता है प्रोटोजोआ के अंतर्गत या एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की जो स्टडी है अध्ययन के लिए, वो आता है स्ट्रक्चर यानी कि संरचना। अब हम आप जानते हो कि जो अमीबा होता है उस अमीबा की जो आकृति होती है वो आकृति होती है एन। कैसी होती है? एन। एन आकृति के का जो कारण है वो कारण है इसमें पेलिकल का अभाव पाया जाता। तो आप अब यहाँ पढ़ेंगे संरचना। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो क्या है? एंट अमीबा की संरचना। अब इसकी जो संरचना की हम जैसे ही बात करते हैं तो इसकी जो संरचना होती है वो एक एनियमिक है। इस प्रकार से इसकी क्या है? ये संरचना होती है। अब इस संरचना के अंतर्गत हम जो बनाने जा रहे हैं तो जैसे हम इसकी संरचना के बारे में फिर अध्ययन करते हैं तो इसकी संरचना के अंतर्गत आप देखेंगे पहले हम आकार, आकृति और रंग की बात कर रहे हैं। संरचना के अंतर्गत आप पहले पढ़ेंगे आकार, आकृति और रंग। आकार और आकृति, तो आकार तो इसका क्या होता है? नियमित होता है, कोई आकार नहीं होता है नियमित। आकृति की अगर हम जैसे बात करते हैं तो आकार की अगर हम जैसे ही बात करते हैं तो इसका आकार 0.2 आकार 0.2 mm से लेकर 0.6 mm तक होता है। और इसके अगर हम इसकी आकृति की बात करते हैं तो ये कैसा होता है? अनियमित होता है। कैसा होता है? अनियमित होता है। और रंग की अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है? पारदर्शी होता है। तो अमीबा की जो आकृति है उस आकृति को हम जो इसके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है पेलिकल, उस पेलिकल की आवरण के कारण ही इसमें क्या है? आकार निश्चित रह पाता है। और वो पेलिकल का नहीं पाए जाने के कारण इसकी आकृति है वो क्या होती है? अनिश्चित होती है। साथ ही इसमें जो उत्पाद होते हैं वो बनते एवं बिगड़ते रहते हैं। इसके बाद में अब अमीबा की जैसे हम आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे तो यहाँ से आप क्या डाल देंगे? आंतरिक संरचना। अब इस आंतरिक संरचना के अंतर्गत हम जैसे अध्ययन करते हैं तो इसके अंतर्गत ये सबसे जो बाहरी आवरण है, इस बाहरी आवरण यानी कि ये है प्लाज्मा झिल्ली से बना हुआ है। प्लाज्मा झिल्ली से क्या है? आवृत रहता है। और इसके अंतर्गत बाह्य जीवद्रव्य और अंत्य जीवद्रव्य पाया जाता है जिसे एंडोप्लाज्म एवं एक्टोप्लाज्म, और एक इसके अंतर्गत होता है एंडोप्लाज्म। अब हम एक्टोप्लाज्म की जैसे ही बात करते हैं तो एक्टोप्लाज्म अंदर के यानी कि ये जो पेलिकल ये है इसकी प्लाज्मा झिल्ली है, इस प्लाज्मा झिल्ली के जस्ट नीचे पाया जाता है। और इसकी जो प्लाज्मा झिल्ली
प्रोटीन की बनी हुई होती है, जो इसका क्या होती है, आवरण बनाती है। साथ ही अगर आप इसका बात करें तो एक वाहकत्व जो सुरक्षात्मक है, सुरक्षात्मक एवं चयनात्मक का क्या करती है, कार्य करती है। कौन? इसकी प्लाज्मा झिल्ली। साथ ही अगर आप आगे जैसे चलते हैं, जीव द्रव्य, और वो जो जीव द्रव्य होता है वो दो प्रकार का होता है इसका जीव द्रव्य, एक्टोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म के रूप में। एक्टोप्लाज्म होता है वो प्लाज्मा झिल्ली के जस्ट नीचे पाया जाता है, और ये जो एक्टोप्लाज्म है ये कैसा होता है कि परिधीय होता है, परिधि पर पाया जाने वाला होता है। साथ ही इसके अंतर्गत जो कोशिकांग होते हैं वो कोशिकांग कैसे होते हैं, मृत होते हैं, और ये अवशिष्ट पदार्थों को जो क्या करता है, बाहर निकालने का कार्य करता है। एंडोप्लाज्म होता है ये अंदर की तरफ पाया जाता है, और ये अंदर के साथ साथ ही इसमें जीवित कोशिकांग है वो पाए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम अगर संरचना की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो जीव द्रव्य होता है वो एक वैज्ञानिक है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, मास्ट। उसके अनुसार इसमें प्लाज्मा जेल और एक होता है प्लाज्मा सोल के रूप में पाया जाता है, प्लाज्मा जेल और एक होता है प्लाज्मा सोल। ये क्या होता है, अर्ध तरलीय द्रव्य होता है, ये अर्ध ठोस होता है। तो इस प्रकार से मास्टर ने इसके जीव द्रव्य को प्लाज्मा जेल और प्लाज्मा सोल के अंतर्गत डिवाइड किया गया। उसके बाद में हम जैसे ही आगे इसके अध्ययन करते हैं तो इसके अंतर्गत ये जो दोनों अवस्थाएं होती हैं, यानी कि प्लाज्मा जेल और सेल है, ये सेल है, ये आपस में क्या होती है, कन्वर्ट होती रहती है, यानी कि जेल से सोल में, सोल से जेल। उसके बाद में इसमें ये जो इस प्रकार की जो संरचनाएं पाई जाती हैं, ये 70S राइबोसोम होते हैं, और ये जो राइबोसोम होते हैं ये प्रोटीन का निर्माण करने का कार्य करते हैं। ये इसके अंतर्गत लाइसोसोम है, और ये जो लाइसोसोम होता है ये अंतः कोशिकीय पाचन, या फिर कह सकते हैं अंतर कोशिकीय पाचन, और जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको भी ये अपघटन करने का कार्य करता है। तो ये इसके अंतर्गत लाइसोसोम हो गया। आगे हम जैसे चलते हैं तो इसके अंतर्गत आपको ये दो संरचनाएं दिखाई देती है, इनको बाईयूरेट व ट्राईयूरेट के नाम से जाना जाता है। बाईयूरेट एवं ट्राईयूरेट के नाम से जाना जाता है। और ये जो होती है बाईयूरेट एवं ट्राईयूरेट, ये उत्सर्जन का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? ये उत्सर्जन का कार्य करती है। साथ ही अगर हम जैसे आगे चलते हैं तो केंद्रक की हम बात कर लेंगे, तो इसके मध्य में एक केंद्रक पाया जाता है, ये केंद्रक है, और वो कहाँ पाया जाता है? मध्य में पाया जाता है, जिसमें 400 से लेके 600 तक क्रोमेटिन जो कणिकाएं होती है, क्रोमेटिन का क्या होता है, इसमें जाल होता है। उस जाल के कारण इसे का केंद्रक है, उसको लिन का जाल भी नाम से भी जाना जाता है। साइकिल के पहिए की तरह व्यवस्थित हो जाता है, जिसे लिन का जाल के नाम से जाना जाता है, लिन का जाल। ये देखो इस प्रकार से ये व्यवस्थित हो जाता है। आगे अगर जैसे इसकी संरचना की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत एक छोटी खाद्य रिक्तिकाएं पाई जाती है, जिसमें ये खाद्य रिक्तिका के नाम से इसको जाना जाएगा। और ये जो खाद्य रिक्तिका है, ये इनको खाद्य रिक्तिका कहते हैं। ये है खाद्य रिक्तिका, ये खाद्य रिक्तिका है, ये भी भोजन का क्या करती है? अंतः कोशिकीय पाचन करती है। और ये होती है संकुचनशील रिक्तिका, संकुचनशील रिक्तिका,
जो कि क्या होती है, बनती रहती है इसके अंतर्गत और बिगड़ती रहती है, और ये एक परासर नियमन का साथ ही इसको जो मूवमेंट है उसमें भी ये क्या करती है, ये हेल्प करती है। जैसे पैरा विषय के अंतर्गत अपन संकुचनशील कॉन्टेक्टल वैक्यूल पढ़ेंगे, इसी प्रकार से इसमें भी संकुचनशील वृत्तिका पाई जाती है। तो ये अपन को जो संरचना है उसको लैंग्वेज के रूप में हम जैसे लिखते हैं तो आकार आकृति लिख देंगे, फिर आंतरिक संरचना को हम यहाँ से उठाया, यानी प्लाज्मा झिल्ली को के बारे में लिखा, फिर उसके बाद में एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म के बारे में लिखेंगे, क्या है, कैसे पाया जाता है, क्या नहीं है बताया नहीं, परिधीय कोशिकांग अंदर जीवित कोशिकांग को पाया जाता है। जैसे फिर अपन चलते हैं राइबोसोम, ये जो होते हैं प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं, एक एक टेस्ट करके आपको उनके बारे में बताना, संरचना के बारे में, फिर बायोरेट ट्रायोरेट के बारे में, लाइसोसोम के बारे में, केंद्रक के बारे में, खाद्य वृत्तिका के बारे में, इन सब के बारे में इसको बताते हुए हम इसकी जो संरचना है उस संरचना को क्या करते हैं, हम कंप्लीट करते हैं। इसकी एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका की जो संरचना है उसके बारे में आगे हम जैसे अगर इसकी चर्चा करते हैं तो उसके अंतर्गत हम आगे करने वाले हैं वो है एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका की या तो जीवन चक्र के रूप में या अपन पढ़ सकते हैं इसकी जो प्रावस्था है उसके रूप में। तो तुरंत अगर अपन बात करते हैं तो इसका या तो जीवन चक्र या प्रावस्थाओं से होकर ही इसका जीवन चक्र चलता है। तो देखेंगे अमीबा की प्रावस्था है, अमीबा कौन सा, एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका, अमीबा की प्रावस्था है। इन प्रावस्थाओं की हम जैसे बात करते हैं तो सबसे जो पहली प्रावस्था है उसका नाम है मैग्ना या ट्रोपोजोइड, या तो आप मैग्ना या उसे ट्रोफोजोइड इस नाम से उसको पा सकते हैं। और उसकी जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार से होती है, और उसके अंतर्गत भी ये प्लाज्मा सोजेल पाया जाता है। ये क्या पाई जाती है, खाद्य वृत्तिका है जो उसके अंतर्गत पाई जाती है, कोशिकीय संकुचनशील वृत्तिका, और इसमें ये है जो उत्पाद, और ये प्लाज्मा झिल्ली होती है, और ये सोल एंड जेल इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। ये इस प्रकार से बायोरेट और ये ट्राइजुरेट और ये खाद्य वृत्तिका है इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। ये इसकी पहली स्ट्रक्चर है। दूसरी संरचना है उसका नाम है प्रीसिस्ट। इस प्रीसिस्ट को माइन्यूटा के नाम से जाना जाता है, माइन्यूटा अवस्था। और इसकी जो संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है। इसके अंतर्गत वो ही प्लाज्मा झिल्ली के बाद में एक्टोप्लाज्म, एक्टो और एंडो दोनों पाए जाते हैं, और मध्य में है जो केंद्रक पाया जाता है, और जो केंद्रक होता है वो लिंक के जाल से युक्त होता है। प्रीसिस्ट होती है मैग्ना, और जो सिस्ट है उसके मध्य की अवस्था। तीसरी जो अवस्था है उसका नाम है सिस्ट, यानी कि कुटीय अवस्था। इस कुटीय अवस्था के अंतर्गत क्या होती है, चारों तरफ सिस्ट बॉल होती है इस प्रकार से। ये क्या है, सिस्ट बॉल। और इस सिस्ट बॉल के अंतर्गत जो केंद्रक होते हैं उनमें क्या होता है, विभाजन होता है, एक केंद्रक से दो, इस प्रकार से इसमें दो केंद्रक के विभाजन होंगे। ये चतुर्थ अवस्था में जो कन्वर्ट हो जाता है। चौथी जो अवस्था है उसका नाम है मेटासिस्ट। मेटासिस्ट इस अवस्था के अंतर्गत जो सिस्ट बॉल होती है वो क्या होती है बेटा, फट जाती है, और चारों केंद्रकों के चारों तरफ जीव द्रव्य है वो इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होने के बाद प्रत्येक जो केंद्रक है वो क्या करता है, एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका का निर्माण करता है। उसके बाद क्या है, इसकी रोग जो जनकता है उसके बारे में हम बात करते हैं। रोग जनकता, रोग जनकता से इसमें दो प्रकार के रोग होते हैं। एक तो होता है अमीबियासिस, और एक होता है
मानव आंत्र में चिपक कर वो घाव उत्पन्न कर देता है। वो क्या कर देता है? घाव या अल्सर उत्पन्न कर देता है, जिससे मनुष्य मल के साथ क्या आता है? रक्त आता है। मल के साथ है वो रक्त आता है। म्यूकोसिस होता है वो घातक नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो अमीबा होगा वो आंत्र की दीवार होती है उनके संपर्क में नहीं आता है। इसके बाद में इसका जो निदान है वो निदान मल के अंदर जो सिस्ट होती है उस सिस्ट का पता लगाकर किया जाता है। उपचार की हम जैसे ही बात करते हैं तो उपचार के अंतर्गत कुछ दवाइयाँ होती है, जैसे एमाजोल, एक दवाई तो ये होती है। दूसरी जो दवाई है वो है उमेटिन। तीसरी जो दवाई है उसका नाम है एमिस्ट्रिन, और चौथी जो दवाई है उसका नाम है ट्राइजोल। ये जो दवाइयां हैं वो इसके जो उपचार है उसके लिए उपयोग में की जाती है। किसके? एंटमीबा हिस्टोलाइटिका है उसके उपचार के लिए है ये दवाइयां हैं उपयोग में की जाती है। और इसके बाद हम इसकी बात कर लेते हैं इसकी सावधानी। तो सावधानियों के अंतर्गत जो आपने जियार्डिया की जो सावधानियां हैं वो भी इसी के अंतर्गत जैसे ही लिखनी होती है कि आप घर के अंतर्गत जो खाना वगैरह है, जल वगैरह है, उसको आप ढक के रखें, यानी कि संदूषित जल एवं भोजन का क्या है आप उपयोग नहीं करें। साथ ही ये जो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका है उसका जो कंप्लीट प्रोटोजोआ जनित है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। बस आज की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत नेक्स्ट प्रोटोजोआ